हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जितनी भी अपनी पिछली क्लासेस हुई हैं उसमें हमने काफ़ी अच्छा पढ़ लिया है और काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया। अब आज की जो क्लास है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग होने वाली है और एक दो आने वाली क्लास भी होंगी इसी के रिगार्डिंग। तो पहले समझ लेते हैं कि फ्लक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले फ्लक्स को अपन डिफाइन कर लेते हैं। फ्लक्स, ओके जी। तो फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से पास कर रही हैं, जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, अपन फील्ड लाइंस काउंट कर लेंगे कि जितनी फील्ड लाइंस पास कर रहे होंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है बिकॉज हमें नंबर ही काउंट करना है। अब जैसे मैं एक सरफेस लेता हूँ, उस सरफेस समझने का ट्राई करते हैं। जैसे ये सरफेस है मेरे पास में, ओके। इस सरफेस जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये पास कर रही है ना, हाँ। तो ये हो गया इसका एरिया, एरिया वेक्टर, ओके। ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। सरफेस होनी चाहिए, जरूरी क्या है, सरफेस। तो किसी सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा, ओके। हाँ, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें कई केस हो सकते हैं। हाँ, एक सिंपली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ इसको, तो मैं मान लेता हूँ कोई एरिया है ये, ठीक है ना, ये एरिया, और इससे क्या गुजर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है, ये ई हो गया, और ये इसका एरिया है ई, ठीक है ना। और दोनों के बीच में एंगल 0 है, इसलिए जो मैं फ्लक्स बोलूंगा वो है ई इंटू में ए, दैट्स इट, ठीक है ना। फ्लक्स को फाई से नोट करेंगे। अगर आपको यूनिट देखनी है तो इसकी याद है न्यूटन पर कूलम इंटू में मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल यूनिट है इसकी, ठीक है ना। अगर यूनिट लिखना चाहो तो लिख देता हूँ, यूनिट क्या है, ये न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई इंटू में मीटर स्क्वायर, ओके सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। चलो, अगर यूनिट निकाल ली तो अगला थोड़ा सा अपन इसको एलोबरेट करते हैं, है ना, समझते हैं अच्छे से क्या होता है भैया। तो देखो, ये जैसे सरफेस है मेरे पास में, और ये क्या थी मेरे पास में, फील्ड लाइन्स है, तो ये सेम पास कर रही है। लेकिन देखो, जैसे मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्या होगा, जो पहले 4 जा रही थी उनमें से क्या होगा, 3 तो चली जाएंगे, लेकिन एक ऊपर चली जाएगी, ऐसे 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 कर रहे हो चलेगी, बट 1 या 2 ऊपर चले जाएंगे। मैं ऐसे ऐसे करते 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 तो चारों के चारों ऊपर चले जाएंगे। यानी इसका ओरिएंटेशन कैसा है उसके उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब है एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर के साथ में एंगल कितना है, उस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली चीज़ है। तो इसको फिर फाई को लिखा जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू जाएगा ई डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के रूप में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ गया। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फाई इक्वल टू कितना आएगा, ई ए कोस थीटा। अब ये जो थीटा है वो किस किस के बीच में एंगल है, एरिया वेक्टर और ई के बीच में। तो एरिया वेक्टर सीधी सी बात है, जो इसका एरिया होता है, ये देखो ये प्लेन हो गया इसका, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मान लीजिए, वही क्या बनेगा, इसका एरिया वेक्टर, ठीक है ना। अब इसमें भी समस्या रहती है कि कौन सा मानूं, क्योंकि 2 हो गए, एक ऊपर भी होता है और एक नीचे भी होता है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, अगर फील्ड लाइन इंटर कर रही है तो 2 केस लिख देता हूं, इफ फील्ड लाइन इंटरिंग, ठीक है ना। तो इंटर के लिए अगर जो फील्ड लाइन्स है वो क्या कर रही है, इंटर, तब तो आपको क्या लेना है, फ्लक्स को नेगेटिव लेना है। फ्लक्स को कैसा लेना है बेटा, नेगेटिव, कंसीडर फ्लक्स एज ए नेगेटिव। अगर इंटर कर रही है तब, यानी इंटर कर रही होगी तो क्या होगा, जैसे ये है तो इसका आपने एरिया इधर मान लेना है, इधर माना, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर तो इधर ही आएगा, ठीक है। हाँ, अभी इंटर करने वाला इधर, तो देखो एरिया वेक्टर हो गया इधर और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री एंगल आ गया दोनों के बीच में तो कैसा आएगा, कोस थीटा कितना हो जाएगा, -1। दैट्स वाई फ्लक्स कैसा आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर एग्जिट कर रहा है, ठीक है ना, अब बाहर निकल रहा है, फ्लक्स लाइन क्या हो रही है, बाहर फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तब आपको जो फ्लक्स लेना है वो कैसा लेना है, पॉजिटिव। कैसा लेना है बेटा, पॉजिटिव लेना है। क्यों, ये बात आपका अच्छे से समझ में होगी। देखो, अगर आप इधर को देखो कि एक फील्ड लाइन है वो इधर से इधर आ रही थी, है ना, ऐसे ये वाला आ गई, और इसका जो एरिया वेक्टर वो भी इधर ही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या बन जाएगी इस वाले केस में, सेम बनेगी। अगर सेम डायरेक्शन रही तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव। और बाकी अगर कोई रैंडम एंगल आपको दिया हुआ है तो उसके अंदर अपन ये वाला यूज कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आएगी। यानी अगर अपन को फ्लक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, ई डॉट ए कर देंगे, ये मतलब जनरलाइज फॉर्मूला है। बाकी अपन सीधा भी ध्यान रख लेंगे कहीं कहीं, हाँ ओके हो गया, बढ़िया। हाँ, ध्यान रखेंगे, अगर इंटर कर रहा है उसके लिए नेगेटिव ले लेंगे और एग्जिट कर रहा है उसके लिए पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ, यानी फील्ड लाइंस अगर किसी सरफेस से बाहर की ओर जा रही है प्लस आ जाएगा, अगर फील्ड लाइंस किसी सरफेस के अंदर घुस रही है तो माइनस आ जाएगी। दैट्स इट बेटा। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अरे आई ना, हाँ। अब देखो 2 केस और बनते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म,
इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म है तब जो आपका फ्लक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, ई डॉट ए आ जाएगा। ठीक है ना, ई डॉट ए का मतलब है अब आपको वो एरिया ही ढूंढना है, बस एरिया वेक्टर, फिर आप काम कर दोगे तो आपका सही है। बट दूसरा क्या है, अगर ई फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो आपको यूज करना है फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है ना, यानी फिर आप इंटीग्रेशन वगैरह वाली चीजें करने लग जाओगे जब आपको मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, या फिर हो सकता है एरिया भी कुछ इस तरीके का जाए, तो वो अपने को क्वेश्चंस के अंदर दिमाग लगाएंगे कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप समझिए दो चीजें अपन को यूज करनी पड़ेंगी बहुत ज्यादा। तो बेसिकली अभी तक हमने जो सीखा है वो बता देता हूँ कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई डॉट ए होता है। कुछ लोग ई डॉट डी एस भी लिख देते हैं। ये बात समझ आ गई। तो ये वैल्यू थी किसकी, फ्लक्स की। क्लियर हुई ये चीज, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगर इसमें समस्या नहीं है तो आगे बाद में एक नए भाई साहब मिले हमें उस राह में चलते हुए, और उनका नाम था गॉस। ठीक है ना, तो गॉस लो क्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ही टेंशन मतलब। गॉस लो क्या है, गॉस लो बोला कि देखो भैया मुझे दे दो तुम एक सरफेस, कैसी सरफेस दे दो, बंद सरफेस दे दो, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड सरफेस बोलूंगा मैं इसको, क्लोज्ड सरफेस। और अगर मुझे पता लग जाए क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, मैं फ्लक्स की वैल्यू तुरंत दे दूंगा। अगर चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर, इनसाइड, क्या बोल रहा हूं, इनसाइड कितना है, तो मुझे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, चार्ज इनसाइड सरफेस। ठीक है ना, जो हमने क्लोज माना है। आगे चलकर हम इसी को गॉसियन सरफेस, ओके। तो चार्ज इनसाइड द सरफेस हो गया। अब उसने बताया कितना, वो बोला कि जो चार्ज और एप्सिलॉन नॉट है उसका क्या ले लो, रेशियो, वही क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जाने वाला जो फ्लक्स है वो कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये बेसिकली फाई किसके इक्वल आया था, ई डॉट डी एस के। अब एक्चुअली यहाँ पे इंटीग्रल तो करना है, इंटीग्रेशन तो करना है, बट जो इंटीग्रेशन करेंगे उसके अंदर वॉल्यूम काउंट हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे, जैसे करेंगे ना अपनी ये ई डॉट डी एस करना है अपने को, क्योंकि फ्लक्स की जो वैल्यू होती है वो ई डॉट डी एस होती है। लेकिन अभी सारा काउंट करना तो क्या करना है अपन को, एक वॉल्यूम के अलोंग काउंट करना पड़ेगा। मतलब जब करेंगे सरफेस, वैसे ये सरफेस वाला है इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। लाइन इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है, एक एरिया कवर हो जाता है, इसके अंदर कवर क्या होगा, वॉल्यूम कवर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलो वॉल्यूम के अपन को बाउंड्री देखनी है, कोई एक वॉल्यूमेट्रिक सरफेस होगी जिसका वॉल्यूम होगा, उसके सरफेस पे अपन को जाना है। लाइन इंटीग्रल के अंदर क्या करते हैं, लाइन पे जाते हैं, जिससे क्या बनता है, एक एरिया बन जाता है। ओके, वो एम्पियर, क्या एम्पियर के अंदर काम आएगा, एम्पियर लॉ के अंदर, इज इक्वल टू कितना हो गया, क्यू इनसाइड। अब क्या लिखेंगे आज के बाद में, क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इसको थोड़ा जनरलाइज कर दूं तो ये, बस ये ध्यान में रखेंगे, फाई इक्वल टू ये होता है, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ये इसने प्रूव कैसे किया हुआ, अगर थोड़ा सा वो सोचे तो देखो, एक पॉइंट चार्ज ले लूं क्यू, है ना, और इससे आर डिस्टेंस का क्या मान लेता हूं, स्पेयर मान लेता हूं। ठीक है, ओके, ये मैंने एक स्पेयर मान लिया। अब इस स्पेयर के सेंटर के ऊपर क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे भैया, ये देखो बाहर जा रही है, हर फील्ड लाइंस क्या जा रही है, बाहर जा रही है। इसका मतलब प्लस आएगा पहली बात तो, क्योंकि बाहर जाने वाले क्या होती है, पॉजिटिव लेते हैं अपन, एग्जिट करने वाला पॉजिटिव। याद रखो, ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्पेयर है। तो यहां पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना मुझे। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म। बट अगर मैं कोई पोजीशन को फिक्स कर दूं, है ना, उसके ऊपर कितना बन जाए, जैसे आर डिस्टेंस के ऊपर, तब क्या बनेगा, हाँ वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, बट एज मैग्नीट्यूड क्या रह जाएगा, यूनिफॉर्म। मैग्नीट्यूड के रूप में तो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा ना। और मुझे मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, क्योंकि फ्लक्स जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नीट्यूड आर डिस्टेंस के ऊपर सबका क्या रहेगा, सेम। देखो ऐसे वाली जो चीजें होती है ना, इनको अपन नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कैसे होता है, कोई स्पेस के साथ चेंज हो रहा था, कोई टाइम के साथ चेंज हो सकता है, और कोई स्पेस के साथ कांस्टेंट हो बट टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, ऐसी चीजें अपन जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से सीख लेंगे। ओके, तो ये जो चीज है, मतलब यहां पर अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री ले लूं, इसका नाम दे दूं मैं ds। अब देखो ds है तो वो बाहर निकलने वाला ही बनेगा वेक्टर,
जो ds है, छोटा सा ds, उससे क्या हो रहा है बाहर, और उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड E आ रहा है, तो उसका छोटा सा जो d फाई है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, E डॉट ds आ जाएगा, कितना आएगा E डॉट ds, और उसका क्या कर देना है मुझे, इंटीग्रेशन कर देना है। और कौन सा इंटीग्रेशन है, क्लोज। क्लोज का मतलब आपको सरफेस इंटीग्रेशन करना है। ये जो ऐसे लगा रखा है इसका मतलब भी क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन करना है। अब देखो जरा ध्यान से, E डॉट ds दोनों सेम डायरेक्शन में, E भी इसी डायरेक्शन में है ना, और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, तो कितना जाएगा E ds। ओके, डॉट हट गए, बढ़िया। E मैग्नीट्यूड कितना है E का, वो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, ds। ध्यान से देखो, ये ds है ना, यहां पर है एक ds, यहां पे होगा एक ds, पूरा का पूरा जो स्पेयर है उसके अंदर ds 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 सब कुछ आप ऐड कर दोगे सारे ds को, तो क्या बनेगा, सरफेस एरिया बनेगा। उस स्पेयर का क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपल है ना। तो डी फाई इक्वल टू के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू बाई आर स्क्वायर, और साथ ही साथ ds की वैल्यू आई है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो 4 पाई से 4 पाई गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी गया, आंसर आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या आएगा, क्यू इनसाइड आएगा। ओके, ये था उसका मतलब लाने का तरीका, जिसको अपन प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर अगर आप फ्लक्स निकालने जा रहे हो, तो ये जो चार्ज की वैल्यू आई है, ये कौन से की वैल्यू होनी चाहिए, इनसाइड वाले की। चार्ज जो है वो कौन सा होना चाहिए, बार बार बता रहा हूं कौन सा होना चाहिए, ये इनसाइड चार्ज को ही कंसीडर करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा या नेट आएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। मान लो हो सकता है 2-4 चार्ज और भी प्रेजेंट हो, तो चार्ज तो सिर्फ इनसाइड वाला आएगा, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसका आएगा, नेट का आएगा। यानी जितने भी चार्ज प्रेजेंट है वहां पर उन सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल एक छोटा सा करते हैं ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। ओके बेटा, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। देखो, एक कोई ऐसे रेंडम सा सरफेस ले रहा हूं मैं, इसके अंदर +2 कूलम है, +3 कूलम है, -6 कूलम है, +4 कूलम है, -5 कूलम, ऐसे आपसे पूछा गया। और भी है, जैसे +8 कूलम है, +6 कूलम है, ऐसे और प्रेजेंट है, -9 कूलम ऐसे प्रेजेंट है। और अगर मुझे यहाँ के लिए लिखना है बेटा, यहाँ का मतलब है इस पूरी सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस है जिसको अपन गॉसियन सरफेस कहते हैं। अगर गॉसियन सरफेस का बता सकते हो फाई कितना आएगा, जी सर, फाई कितना आएगा, फाई आएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू क्यू में जोड़ दो, 2 3 5, ये 5 गया, ये -6 और ये कितना आ गया 4, तो एक्चुअली कितना बचा, -2 कूलम डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बेसिकली माइनस आ रहा है, इसका मतलब नेट जो फ्लक्स होगा वो इंटर करेगा। पहली बात, ये बाहर वाले नहीं ऐड होंगे। और अगर आपको इसको कहीं पे अगर ऐसा अप्लाई करना हो, जैसे मान लो यहाँ पे अप्लाई करना था आपको, क्या क्या अप्लाई करना था, E डॉट ds अप्लाई करना था, तो E डॉट ds तो करो, मुझे कोई समस्या नहीं है। उसके अंदर क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखो, अभी नहीं आएगा, मतलब इंटीग्रेशन कर दोगे तब तो लिख सकते हो ना, हाँ, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो लिख दो, कोई समस्या नहीं है। बट ये ds जैसे यहाँ का लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ का लेंगे, यहाँ का। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन चार्जेस की वजह से नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ये जो क्यू इनसाइड है वो तो इनका ही आएगा, बट ये जो E है ये केवल इन्हीं का नहीं आएगा, ये इनका इनका इनको 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 सबका आएगा। यानी बथेरे हो सकता है यहाँ पे, और जितने सारे हैं उन सब का आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। ये बात समझ आ गई। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर इन बाहर वालों ने क्या बिगाड़ दिया ऐसा कि आप इस फॉर्मूले में नहीं ले रहे हो। तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक लाइन जो क्या कर रही हो, किसी सरफेस से पास कर रही हो। अगर कोई लाइन इंटर भी कर जाए और एग्जिट भी कर जाए, कोई मतलब है उसका, यानी जितना अंदर गई उतना ही बाहर निकल गई, तो इसका मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, थोड़ा समझ लेते हैं फिर, ठीक है ना, कि उसका मतलब क्यों नहीं। देखो गॉस ने क्या बोला, ये एक सरफेस है, तो इसके अंदर अगर कोई क्यू चार्ज प्लेस्ड है, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से जनरेट होगी, यहीं से होगी और बाहर निकलेगी। तो देखो ये बाहर निकलेगी ना, तो मतलब काउंट होगा, ये क्या होगी, काउंट होगी। और ये वाली भी काउंट होगी, 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 सारी काउंट होगी ना, इसकी तो सारी काउंट होगी, क्योंकि इसने वापस से मुड़ के अंदर तो आना नहीं है, इसने बाहर निकल जाना है। बढ़िया सर। लेकिन अगर माइनस प्लस का क्यू चार्ज या 2q कितना भी यहाँ पे पड़ा हो, बाहर पड़ा है लेकिन, तो उसको काम में नहीं लेना है। मतलब फ्लक्स में इसका कोई रोल नहीं है। क्यों नहीं है भाई इसका कोई रोल, तो जरा देखो, यहां से कोई लिख ली, यहां से चली गई होगी, अरे चलेगी ना। तो यहां इंटर किया, इंटर करते टाइम नेगेटिव हो गई, यानी एक लाइन है जो नेगेटिव हो गई, और यहां वापस एग्जिट ले लिया तो पॉजिटिव एक हो गया, यानी -1 +1 अगेन 0 आ गया ना। यानी इसका कोई रोल है, कितनी भी लाइन चली जाओ यहां से, कोई मतलब निकलेगा, बोलो नहीं निकलेगा सर, क्योंकि सबका क्या हो गया, 0 हो गया। जितना इंटर कर रहा है उतना एग्जिट भी कर रहा है, सीधी सी बात है। आप कहीं से भी ले लो, आप कहीं से भी कोई भी ले लो, जैसे यहां से ले लो +3 को, -3 को ले लो, चलो माइनस ले लो, तो कोई भी कोई आएगी इधर से इधर, जी सर। वो 2 बार हो गए, एक बार इंटर कर रही है, एक बार एग्जिट भी कर रही है, बोलो ऐसा तो होगा नहीं कि जो ऐसे घुसे, अब बाहर तो नहीं आना है, लेकिन कैसे है, हाँ, ऐसा तो होने वाला नहीं है, तो बाहर तो पक्का आएगी। कैसे है, तो कि इधर से भी आ जाओ, बाहर जो इंटर करके वो एग्जिट कर ही जाएगी। तो बाहर वाले का कोई रोल नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो फील्ड लाइन्स है वो जितना इंटर कर रही है उतना ही एग्जिट कर जाती हैं। तो फ्लक्स में बाहर कितना भी चार्ज पड़ा हो नहीं लेंगे अपन। जो क्यू इनसाइड फॉर्मूले के अंदर अपन लिखते हैं ना, क्यू इनसाइड, उसका मतलब होगा हमें सिर्फ और सिर्फ जो गॉसियन सरफेस मानी है उसके अंदर का चार्ज लिखना है। ये बात मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी घनी दिक्कत रह रही है तो अपन क्या कर लेते हैं, थोड़े पर्सन कर लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। कूल, स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में बेटा ये क्यूब है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये क्यूब है पर्सनली, ठीक है। तो चार्ज एक हमारे पास में क्यू चार्ज है, और उस क्यू चार्ज को हमें प्लेस करना है। कहां का प्लेस कर सकते हैं, पहला सेंटर पर, क्यूब के सेंटर पर। सेंटर पर प्लेस किया तो आपको क्या बताना है, फ्लक्स। तो फाइंड आउट फ्लक्स, फाइंड आउट फ्लक्स व्हेन क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट, कहाँ रख दिया उसे, जब सेंटर पे रखा। तो जैसे ही आपने इसको सेंटर पे रखा, बताओ कितना आएगा। तो ये तो पूरा क्लोज्ड हो गया ना क्यूब, तो है ना, क्यूब से बताना है। फाइंड आउट फ्लक्स फ्रॉम क्यूब, क्यूब से बताना है। तो क्यूब से बताओ इस घन से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखो सेंटर पे रखा हुआ है, तो सेंटर के बीचों बीच आ गया, यानी जितनी भी फील्ड लाइन्स होंगी वो सारी की सारी क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगी। बिल्कुल इसी से गुजरेगी ना हर फील्ड लाइन जो इससे ओरिजिनेट होगी। जी सर, क्योंकि सेंटर में रखा हुआ है, सेंटर में रखा हुआ तो पूरा का पूरे को कवर कर लिया। तो फ्लक्स कितना जाएगा, इससे आएगा Q/ε0। दूसरा यही क्यूब है, लेकिन ये जो चार्ज है इस बार सेंटर पे नहीं रखते अपन, ये रखा फेस के मिड पॉइंट पे। जैसे ये मेरा रूम पूरा क्यूब है और ये इसका फेस हो गया, तो मैंने चार्ज को यहां रखा इसके सेंटर पे, ये फेस के सेंटर पे रख दिया मैंने, बहुत बढ़िया। अब बताओ इस क्यूब से यानी इस रूम से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा। देखो ये चार्ज एकदम बीचों बीच रखा हुआ है, तो आधा उस रूम में भी है और आधा इस रूम में भी है। अरे है ना, बिल्कुल है। तो इस रूम से आधा ही जाएगा, आधी जो फील्ड लाइन्स होंगी वो तो उसमें से चली जाएंगी ना। हाँ, अगर आधी उसमें से चली जाएंगी तो इसके हिस्से कितना है, आधा। तो जब आपका कहां पे रखा हो, सेंटर ऑफ फेस, ठीक है ना, सेंटर ऑफ फेस, तो बताओ फाई कितना जाएगा, Q/2ε0। बढ़िया सर, कोई समस्या नहीं। चलो मैं अगला बोलता हूं। अभी अपन कहां रखते हैं तीसरे केस में, एज के सेंटर पे। तो एज कहां पर है, एज जैसे ये हो गया, ये हुआ ना, हाँ बढ़िया सर। अब बताओ जरा सेंटर ऑफ एज, अगर सेंटर एज के सेंटर पर रख दिया तो जैसे ये है ना, अब बताओ ये जो एज है वो कितने रूम को शेयर करेगा या कितने क्यूब को शेयर करेगा। अगर मैं यहां पर एक और क्यूब खड़ा कर दूं तो उसको करेगा, जबकि ये वाली लाइन है पीछे इसके 2 रूम और भी तो आ सकते हैं, उनको भी शेयर करेगा। तुम ध्यान से देखो, ये जो कॉर्नर वाला है आपके रूम में होगी, एक जो कॉर्नर वाला जो एज है बेटा, वो कितने को कर सकता है, एक तो इस रूम के साइड वाला रूम यानी 2 हो गए, और एक इस रूम के पीछे वाला रूम उसको भी शेयर कर रही है, एक जो इधर रूम बना था उसके साइड में बनेगा। टोटल कितने रूम को शेयर करेगा, 4 रूम को। तो 4 रूम को, तो इसके हिस्से कितना है, 1/4 आया।
1/4 है ना, तो इसका फाई कितना हो जाएगा बोलो, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। जी सर हो गया। अगला, अगर हमने कहाँ रख दिया, कॉर्नर पर, जैसे यहां से हटाया और कहाँ रख दिया, यहां पर रख दिया कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पर रख दो Q। तो कॉर्नर पर जैसे ही Q रखोगे तो बताओ ये कितने को शेयर करेगा, 8 को करेगा। कितने को करेगा बेटा, 8 को करेगा। कैसे, जैसे ये मेरा एक रूम हो गया ना, इसके पीछे एक रूम है 2, ये कॉर्नर दोनों कर रहा है ना, और ये इन दोनों रूमों के साइड में भी 2 रूम है ना, तो 4 हो गए टोटल, और ये कॉर्नर कर ही रहा है, 4 हो गए ना अभी तक। हाँ 4 नीचे हैं और ये कॉर्नर 4 के 4 ऊपर बनेंगे, टोटल कितना हो गया, 8। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। देखो ये रूम, इसके बगल वाला रूम, इसके इधर वाला रूम और इस पीछे वाले के इधर वाला, टोटल 4 हो गए, और चारों में कॉर्नर सेम है। बढ़िया। तो सर 4 नीचे 4 ऊपर भी तो होंगे, उनको भी सेम करेगा ना, वही कॉर्नर चारों में आएगा, तो टोटल 8 के अंदर आ गया वो कॉर्नर। अगर 8 में आए तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8। अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट पढ़ा है केमिस्ट्री में तब तक तो आप ये चीज समझ में आ रही होगी, अच्छे से कोई समस्या नहीं, वैसे भी आ रही होगी। ओके, लिख लिया। हाँ, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब थोड़ा सा ढंग का और क्वेश्चन करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं अपना। ओके, हो गया। देखो एक चार्ज है जो कॉर्नर पर प्लेस्ड है, Q चार्ज, और नाम दे रखा है जैसे ABCD EFG और H। ये इस क्यूब के मैंने सारे कॉर्नर्स के नाम दे दिए। आपसे पूछा गया है फ्लक्स बताओ फाई थ्रू दी, जैसे कोई मैं एक फेस ले लेता हूं, जैसे ये फेस हो गया ना ADHE, ADHE दिख रहा होगा आपको, ये वाला फ्लक्स, ये वाला फेस, ठीक है ना। हाँ, एक फेस ले लेता हूं जैसे इसके सामने वाला, ये वाला ये वाला, तो इसका नाम क्या होगा, फाई बताना है आपको किसके थ्रू, ये जो देना है GFBC, सब आ गया इसमें, ठीक है। तो दोनों में बताना आपको कितना होगा, ठीक है। अगर ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो वहीं बताने के लिए, तो देखना जरा ध्यान से। देखो भैया, यहां से जो फील्ड लाइंस निकलेंगे वो निकलेंगे कैसे, ऐसे निकलेंगे शू करके। तो अगर इस फेस को देखो तो इस फेस के यहीं से निकलेगी, इस फेस के ऊपर से जाएगी, जो फील्ड लाइन जाएगी वो इसके फेस के ऊपर से जाएगी ना। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से गया, और जो इसका फेस वाला, जैसे मैं इसको समझो, ये वाला पूरा फेस समझो आप, तो पूरा ये रूम का है ना, और उस कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो वो जो आ रही है फील्ड लाइंस, देखना इस बोर्ड भी बना रहा हूं मैं, ऐसी आ रही होगी इस फेस के ऊपर, तो ठीक है सर। और इसका एरिया वेक्टर या तो इधर होगा या पीछे होगा, बट वो एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अच्छा, 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब हो गया तो ऐसे जाएगा वो, अगर मैं इसको 90 डिग्री दिखाना चाहूँ, हाँ 90 डिग्री हो गया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। यानी इस फेस से जाने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो इसका जवाब आ गया 0, क्योंकि एंगल कितना 90। क्या 0 किसी और का भी होगा, यस। तुम अगर ध्यान से देखो तो उस ऊपर वाली जो छत के साथ जुड़ी है उसका भी जा रहा है, ये देखो इसके साथ भी ऐसे ही जाएगा वो, ये ऐसे चला जाएगा, और यहाँ पे एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा इसका, 90 बनाएगा, तो इसका भी 0, यानी किस किसका 0 हो गया, अगले का भी हो गया, EHGF किसका है, कितना हो गया, 0। क्या कोई और है, यस। इसके पीछे पीछे वाली अगर ध्यान से देखो एक और, मतलब अगर इस रूम को देखो तो इस रूम का एक ये वाली वाल हो गई, जिस कॉर्नर को देखते हुए, इस कॉर्नर को देखते हुए एक वाली ये वाली वाल हो गई, यानी ये फेस हो गया, एक सेलिंग हो गई अपनी। अब एक बच गई साइड वाली, उसके साथ भी तो कॉर्नर से जाएगा, ऐसे शुरुक तो नहीं जाएगा। अगर वो भी जाएगा, जैसे पीछे ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, हाँ इसमें भी कितना जाएगा, मतलब इसी फेस से चला जाएगा, बाकी तो इस फेस से जाएगा नहीं, या तो फेस के ऊपर से चला जाएगा। अगर कोई बच्चा सोचे कि इधर से जाएगा तो वो तो फेस से गया ही नहीं ना, फेस के अंदर से घुसा ही नहीं, अगर घुसा नहीं तो 0 आएगा फिर उसका, है कि नहीं, उससे पार तो करना चाहिए। तो अगला जो एक और है, फाई इक्वल टू कितना बनेगा, HGCD, कितना आ जाएगा, 0। ये आगे बात समझिए, यानी इन 3 का 0 आ गया भाई। अगर 3 का 0 आ गया तो 3 फेस बच गई। अगर तीनों फेस आइडेंटिकली हैं, इस पॉइंट के अबाउट आइडेंटिकल है, तो तीनों पे इक्वल जाएगा। देखते हैं जरा ध्यान से, कौन सी फेस रह गई, एक तो सामने वाली फेस रह गई। तो देखो इससे ये कॉर्नर कितना डिस्टेंस पे है, A पे, और ये वाला कितने पे है, √2a। बात समझ आ रही, ठीक है। फिर एक ये रहेगी, इसमें भी ये A पे है और ये √2a पे, बढ़िया। यानी ये दोनों तो आइडेंटिकल है इस पॉइंट के अबाउट। एक तीसरी और रह गई, कौन सी, नीचे वाली रह गई ना, हाँ ये वाली। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कितने पे है, A पे है, और ये वाले √2a पे, यानी ये भी आइडेंटिकल है। तीनों की अगर देखोगे डिस्टेंस तो क्या है, तीनों फेस जो है वो सेम है, आइडेंटिकल है इस पॉइंट के अबाउट। तो तीनों से क्या जाएगा, सेम। और टोटल कितना जाता है, एक कॉर्नर से इस टोटल, अगर मैं फाई टोटल की बात करूं, वो आता है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। टोटल 3 फ्लक्स जो थी उनसे तो 0 गया, तो बचा हुआ जो है वो
बाकी वो तीन से जाएगा, तो किसी एक के हिस्से में कितना आएगा, Q/24 आ जाएगा। 3 का डिवाइड कर देंगे। और ये किस किस का आएगा, ये फ्लक्स किस किस का आएगा, ये देखो इस फेस का आएगा EHDA, मैंने ADH लिख दिया, चलो जो क्वेश्चन पूछा वही लिख देते हैं, ADH पहली फ्लक्स, पहली फेस। और दूसरा फेस कौन सा है, दूसरा फेस ये बताया मैंने, ये वाला सामने वाला, उससे गुजरेगा EFBA। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है ये नीचे वाला, ये वाला कितना है, ABCD। तो इन सभी से जाने वाला फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ओके बेटा, आगे बढ़े। एक सेमी स्पेयर ऐसे कर सकता हूं, बन गया क्या, एक सेमी स्पेयर है बेटा, इस तरीके से ना, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं इसको। ओके, ये सेमी स्पेयर है और इसके सेंटर पे Q चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना है इस स्पेयर से जाने वाला फ्लक्स थ्रू द सेमी स्पेयर। तो फाई सीधा ही बता दो, इसके अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, Q ना, क्यों ना है, Q होता तो मैं Q/ε सीधा ही कर देता, नहीं है, कितना है देखते हैं। तो देखो अगर मैं इसको कंप्लीट कर देता जिंदगी में, ठीक है ना, अगर ये कंप्लीट स्पेयर होता तो अब कितना आता, Q/ε0, लेकिन आधा गायब है, मतलब आधा ले गया, तो आधा बच गया ना, आधा बच गया तो कितना बचा, Q/2ε। ज्यादा अच्छा क्वेश्चन तब बनेगा जब इस Q को उठा के मैं यहां रख दूं किसी रेंडम सी डिस्टेंस पे, तब कितना आएगा फ्लक्स, तब कितना आएगा, तुम सोचो खुद से। देखो पहले जो फील्ड लाइन्स थी वो कुछ ऐसे जा रही थी, एक तो प्लेन में, कुछ ऊपर जा रही थी, आधी नीचे जा रही थी, तो वो आधी जो जा रही थी वो Q/2ε थी। अब यहां से देखोगे ध्यान से, तो यहां से भी क्या होगा अगर मैं पहले वाला डायग्राम बनाना चाहूँ तो पहले वाला डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे जा रही है, फट फट फट, टिटिक 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 टिटिक, और बाकी नीचे भी जा रही है। तो ये नीचे वाले तो कोई काउंट होगी नहीं, जो ऊपर वाले काउंट हो गया, कितना है, Q/2ε। इस वाले केस में क्या होगा, सड़क 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 सड़क, हड़ा उड़ी, हड़ा पड़क पड़क। अगर तुम ध्यान से देखो ना तो इसका आंसर भी कितना आएगा, Q/2ε0 ही आएगा। कैसे सर, अरे अगर देखो ना नीचे वाली जो है वो अभी भी जा तो नीचे से ही रही है ना, है ना, और ऊपर वाली भी अभी भी इस सरफेस से ही जा रही हैं। अगर सारी की सारी अभी भी इस सरफेस से ही जा रही हैं जो ऊपर से निकल रही थी ये वाली, चाहे यहां से जाओ चाहे वहां से जाओ, आएगी तो Q/2ε0 ही ना। हाँ, अगर तुम ये सोचो जैसे ये वाली यहां से थी, थोड़ी सी भी ऊपर चली गई तो ये इससे गुजरेगी, और यहां से भी थोड़ी ऊपर हो गई तो भी चलेगी, और अगर यहां वाली देखो थोड़ी सी भी ऊपर चलेगी तो इससे गुजरेगी, थोड़ी नीचे चलेगी तो नहीं गुजरेगी, सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। तो अगर अपन इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी रखेंगे, कहीं पे भी रखेंगे तो कितना आएगा, Q/2ε0 आएगा। ये बात क्लियर होगी ना, बहुत बढ़िया। अब देखो एक क्वेश्चन और था सेमी स्पेयर से रिगार्डिंग, मैं एक साथ ही पूछ लेता हूं फिर। यहां पे Q चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है ना, और ये होलो है, सेमी स्पेयर, ठीक है भैया। यहां पे कुछ एक पॉइंट दिए हुए आपको, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और एक पॉइंट दिया हुआ है पॉइंट D। पॉइंट D बिल्कुल इस लाइन के लूंगा जो डायमीटर वाली लाइन है यहाँ पर, ठीक है सर। तो आपको बताना है जो एक सेकंड चार्ज हो रहा है अपने पास, Q चार्ज तो है, Q चार्ज की वजह से इसका फ्लक्स आया, कुछ ना कुछ आया, जो कि अभी भी निकाला Q/2ε0 है। अब दूसरा चार्ज Q कहाँ रखना चाहिए ताकि इसका फ्लक्स क्या रहे, सेम रहे, चेंज ना हो। ओके, सो सेकेंड चार्ज है ना, चार्ज अनदर चार्ज Q ऐसे लिख देता हूँ, अनदर चार्ज Q where should be placed, where should be placed so that net flux remains unchanged। तो
अपने को ये बताना है क्यू चार्ज को कहाँ रखूँ मैं, इनमें से ए बी सी और डी में से, हाँ आउट ऑफ ए बी सी डी, ये बताना आउट ऑफ ए बी सी डी कहाँ पे रखना चाहिए ताकि इस स्पेयर से जाने वाले फ्लक्स में कोई बदलाव ना आए। तुम देखोगे ए पे रखो, ये हेमी है, मतलब पहले बता दिया था कैसा है, होलो है, ये अंदर से भी कुछ भी नहीं है। अगर मैं ए पे रख दूंगा तो क्या होगा, ए पे अगर चार्ज रखूंगा तो यहां से लाइन आएगी, वो पास कर जाएगी। अब ये एंट्री तो ले रही है लेकिन इससे एग्जिट नहीं ले रही, क्योंकि ये होलो है। अरे होलो है ना, अगर होलो तो कहीं से एग्जिट होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, नीचे से तो खाली पड़ा है। तो एंट्री तो ले ली सरफेस से, लेकिन सरफेस क्लोज ना होने की वजह से क्या होगा बेटा, कहीं पे एग्जिट नहीं हो पाएगा, सिर्फ एंट्री हो पाई। बी से भी देखोगे तो एंट्री होगी, एग्जिट नहीं हो पाएगा। सी से भी देखोगे तो एंट्री हो जाएगी, एग्जिट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर डी से देखोगे ना तो एंट्री भी हो जाएगी और एग्जिट भी हो जाएगा। यानी डी पे रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपना आंसर क्या है, आपको डी पॉइंट पर रख देना चाहिए, या डी पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे इस लाइन के लो, कहीं पे भी रख दो, आपका फ्लक्स कितना जाएगा, मतलब फ्लक्स वही रहेगा जो पहले था, यानी कोई चेंज नहीं आएगा फ्लक्स के अंदर, अगर डी के ऊपर चार्ज को रखा जाएगा तब, ठीक है, नोट कर लो भैया। चलो भैया, तो अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी सा ही है, मतलब सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे पास। तो ये मेरे पास में एक ऐसे स्क्वायर है बेटा, ज़्यादा ही खतरनाक स्क्वायर दिखा रहा हूँ क्या, ज़्यादा खतरनाक नहीं दिखाना, सिंपल सा देख लेते हैं। तो ये एक मेरे पास स्क्वायर है बेटा, ठीक है, और इसके सेंटर से, इसकी साइड लेंथ है a, और इसके सेंटर से a/2 हाइट के ऊपर एक प्लस q चार्ज प्लेस्ड है। तो आपको बताना है इस स्क्वायर से जाने वाला फ्लक्स। फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सरफेस थ्रू दी स्क्वायर। ठीक है भैया, बता सकते हैं इजीली। अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो अगर मैं एक क्यूब मान लूं ए साइड का, क्या मान लूं, क्यूब, तो क्या मानने जाना पड़ेगा, क्यूब। तो ए साइड का मानू क्यूब, टिटिक टिटिक, क्यूब हो गया, और क्यूब के सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे आना, टोटल होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक फेस से कितना आएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो फाई जो हो जाएगा, जो आपका स्क्वायर है, इससे कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट। बात खत्म, ओके ना। हाँ, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए। अभी थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं बढ़ाते जाएंगे। ओके बेटा, चलो कर लेते हैं फिर फटाफट। एक क्वेश्चन है बेटा, एक होलो स्फीयर है ऐसे, टी, बढ़िया बन गया है रास्ता एक बार में, ठीक है जी। और यहाँ पे रखा हुआ है प्लस, यहाँ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, ना कुछ भी नहीं रखा हुआ, इसका सेंटर है, और एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर पास कर रहा है जिसके ऊपर 4 डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है जी। ये 4 डेंसिटी है लैम्डा, और इसकी जो रेडियस है वो है आर। कितनी है इसकी रेडियस, आर है भैया। और ये जो वायर है इससे स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर है, ओके। तो आपको बताना है फ्लक्स थ्रू दी स्पेयर, होलो स्पेयर है ना, फ्लक्स थ्रू दी होलो स्पेयर। अब पूरा क्वेश्चन तो मैं लिखवाने वाला नहीं हूं, क्यों, समझदार होंगे आप। क्वेश्चन ये बेटा कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, और वो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस से क्या हो रहा है, पास कर रहा है, ओके। तो आपको बताना है कि इस स्पेयर से कितना फ्लक्स जाएगा। अरे सिंपल है, गॉस लॉ लगा देंगे, एक क्लोज लूप बन रहा है ना, बन रहा है, क्लोज सरफेस बन, लूप नहीं, क्लोज सरफेस बननी चाहिए। तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाना गा के याद कीजिए आप। तो अगर इनसाइड का चार्ज मुझे पता लग जाए तो मैं तुरंत इसका मान ले दूंगा, जी सर। अरे इनसाइड में तो ये इतना सा ही है ना, यहां से लेकर यहां तक, कोई और चार्ज है कि नहीं है। अगर कोई और चार्ज नहीं है तो ये बस इतना चार्ज मुझे बता दो, मैं फ्लक्स बता दूंगा कितना है। अरे ये तो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला है, यानी ये तो लैम्डा चार्ज डेंसिटी वाला है ना। और अगर मुझे इसका चार्ज निकालना हो तो सर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं मान लेता हूं कि इसकी लेंथ कितनी है, एल। अच्छा एल है, ये आर गिवन है, स्मॉल आर, ये भी आर गिवन है। तो ये डिस्टेंस अगर पता लग जाती है, ये L/2 होगी, वैसे कितनी हो जाएगी, L/2। अगर तुम देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गया क्या, बन तो गया। तो L/2 का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, आर स्क्वायर।
यहाँ से L/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू जाएगा R² माइनस R², L² बराबर आएगा 4 R² माइनस R², और साथ ही ले लीजिए स्क्वायर रूट। तो L की वैल्यू आ गई इतनी। तो चार्ज कितना जाएगा बोलो, Q इनसाइड बोलो रे, बोलो 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 बोलो, लेमडा इंटू L, एज सिंपल एज दैट। ओके सर, तो फिर फ्लक्स बता दो सर, फाई इक्वल टू Q इनसाइड यानी लेमडा इंटू L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बात खत्म, बात खत्म। लेमडा इंटू L, लेमडा तो पता है मुझे, L बता दो कितना है, √4 R² माइनस R² डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ गए क्या, समझ गए होंगे। मेरे ख्याल से काफी सिंपल था, बस हमें यह पता करना है कि अंदर चार्ज कितना है। मेरे ख्याल से हमने सब सही किया ना, इसकी वैल्यू निकाल ली हमने L/2, ये यार आपको गिवन था। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो अगला कर लेते हैं फिर। अगला जो है वो ये है बेटा कि यही आपका होलो स्फीयर है, बट इस बार जो है वायर नहीं पास कर रहा, इसका सेंटर है और यहाँ से क्या पास कर रहा है, इनफाइनाइट वाली सीट पास कर रही है, जिसके ऊपर क्या होता है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, ये सीट है। अब सीट है, थोड़ा सा 3D में समझे। देखो ये अपने पास में स्पेयर हो गया है ना, ये एक स्पेयर हो गया पूरा का पूरा बढ़िया तरीके से, और यहां से वो सीट जा रही है ऐसे ऐसे कट करके गई है ना। हाँ, अब कट करके गई तो आपको ऊपर से क्या दिखेगा, ऐसे देखोगे तो डिस्क नहीं दिख जाएगी बेटा इस बार। अगर तुम इसको यहां से काट के देखोगे तो क्या दिखेगी, इसे इसके यहां से देखो काट के तो क्या दिखेगी, डिस्क दिखाई देगी ना। और वो डिस्क क्या है, इस स्पेयर के अंदर है, यानी उस डिस्क का अगर चार्ज मुझे पता लग जाता, यानी अगर उस डिस्क का चार्ज मुझे पता लग जाए तो काम हो जाए। चार्ज डेंसिटी गिवन है, 2-3 चीज और भी गिवन है, जैसे रेडियस गिवन है आपको R, ठीक है, एक डिस्टेंस गिवन है स्मॉल r डिस्टेंस पे जा रही है, ये भी बहुत ही पतली सी है, और एक साइड में चार्ज है, दोनों साइड नहीं, ठीक है, एक पतली मतलब एक ही साइड ऐसे मान लो, एक साइड तो कैसे होगी, दो तो है, बट चार्ज एक ही साइड है सिग्मा। ठीक है जी, तो चार्ज कितना जाएगा बोलो, अंदर चार्ज कितना आएगा। अगर सर मुझे ये जो डिस्क पता चली है उसका एरिया पता लग जाए, तो एरिया पता लगाने के लिए तो सबसे पहले ये वाली लेंथ पता लगानी पड़ेगी L, क्योंकि L मान लेते हैं ना इसको। हाँ, अगर इसको L मान लिया तो फिर πr² से निकल सकता है, काम हो सकता है। तो मैं एरिया निकाल देता हूँ। क्या पूछा है, फ्लक्स ही पूछा है भैया, फ्लक्स थ्रू द स्फीयर पूछा है, ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, समझ गया। तो देखो कैसे निकलेगा, बोलो बोलो, अरे बोलो रे जी सर। तो देखो L इक्वल टू L निकाल दो √R² माइनस R²। अभी तो क्या है सर जी, ओके, L निकल गया। तो जो अपना चार्ज आएगा Q इनसाइड चार्ज की वैल्यू बताओ सर, सिग्मा कर दो इंटू में एरिया कर दो, सिग्मा इंटू में सर पाई कर दो इंटू में L² कर दो, इतना ही है ना। हाँ, सिग्मा पाई इंटू में R² माइनस R², ये इतना चार्ज है। अगर इतना चार्ज है तो सर अब तो मैं फ्लक्स में बताऊंगा सर, आप नहीं, आप रुको क्या, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज लेना है तो कितना जाएगा, सिग्मा पाई R² माइनस R² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बात मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आ गई, एक क्वेश्चन और कर ले फिर फटाफट, नहीं करते। देखो भैया होलो स्पेयर ही अपने पास, पीछे पड़ जाऊंगा मैं आज तो इसके, है ना। हाँ, लेकिन एक मेरे पास में क्या है बेटा, रिंग है R रेडियस की, और वो इसके सेंटर से इसी तरीके से पास कर रही है। ओके, बढ़िया। और इसका सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे, इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे। ये रिंग है, रिंग है, रिंग है मतलब एक वायर ही हो गया ना। लेकिन ये स्पेयर है, ये इसके पास में पूरा वॉल्यूम है बेटा, तो ये है वो और इसके ऊपर है माइनस चार्ज, प्लस क्यों बनाऊं, ज़्यादा जोर आ रहा है तो मैं माइनस ही बना दूंगा। कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस चार्ज है, ठीक है ना। और माइनस का भी टोटल चार्ज कितना है, क्यू चार्ज गिवन है। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और हर एक की रेडियस कितनी है, R। आपको बताना है फ्लक्स थ्रू द स्पेयर, तो ये जो है वो क्या है, वो स्पेयर है, और ये क्या है भैया, बोलो रिंग है, ये R रेडियस की रिंग है ना, डिस्क भी नहीं है, डिस्क होती तो फिर इतना अपन को एरिया निकालना पड़ता। चलो कर ले फिर।
अगर हमें ये पता लग जाए कि ये कितने लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, काम हो जाएगा मेरे ख्याल से, काम हो जाएगा ना, फिर चार्ज भी निकल जाएगा। जी सर, तो लेंथ का वैल्यू बताओ कैसे निकालेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा भैया, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो ये है आर, कितना हो गया, आर हो गया, और ये भी इसका सेंटर है, वो भी आर रेडियस का ही है, तो ये भी कितना हो गया, आर, और दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो गई, आर। अरे है कि नहीं, तुम इसको इससे मिला दो, चाहिए पेरीमीटर भी आ रहा है। अगर सारे आ रहे हैं तो ये क्या बन गया, 60 डिग्री वाला बन गया ना, बोलो रे, ये भी 60, ये भी 60, अगर ये 60 तो नीचे वाला भी कितना बनेगा, 60। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के ऐसा हुआ कि रिंग का जो सेंटर है उससे 60, इधर भी 60, यानी ये जो 120 डिग्री वाली ये वाली इतना पार्ट है वो कहाँ पे है, वो स्पेयर के अंदर है। बाकी जो ये बच गया 240 वाला, वो तो स्पेयर के बाहर है। तो अपन को 120 डिग्री यानी टोटल कितना हो गया, 1/3 पार्ट है ना। अरे टोटल 2πr लेंथ है, तो उसमें से 2πr/3 तो किसके अंदर है, इसके अंदर। अब इसको आप एंगल समझिए, टोटल एंगल कितना होता है 360, उसमें से 120 तो किसके पास चला गया, स्पेयर के पास चला गया ना। हाँ, तो 120 चला गया, इसका मतलब क्यू का कितना पार्ट इसके अंदर चला गया, माइनस क्यू है भैया, तो कितना पार्ट चला गया, माइनस का Q/3। तो क्यू इनसाइड की अगर आपको वैल्यू पता चल रही हो तो कितना आ रहा है, माइनस का Q/3 आ रही है। ओके सर, अगर ये आ रही है तो फ्लक्स लिख सकता हूं मैं, बोलो कितना आएगा, क्यू इनसाइड कितना है, -Q/3ε0। बस हो गया, सिंपल सा आंसर। अरे सिंपल है ना बेटा, सारी चीजें सिंपल ही है। और अभी तो ये मतलब फ्लक्स कैलकुलेट करना सीखा, अभी अपन इसका थोड़ा थोड़ा यूज सीखेंगे, कल अगली क्लास में भी थोड़ा मतलब इनसे ऐसे ही रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट जो है एक बार अच्छे से एकदम क्लियर हो जाए, फिर आप किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन उठा सको, ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा, और उसके बाद अपन करेंगे गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।